आज हम फर्म के समापन के बारे में पढ़ेंगे। फर्म का समापन क्या होता है, वसूली खाता कैसे तैयार किया जाता है, उसके बारे में बच्चों आपसे चर्चा हुई थी मेरी, और एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और रोकड़ खाता बनाना सीखा था। उसी श्रृंखला में आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, गार्डनर बनाम मर्रे। गार्डनर बनाम मर्रे, ये केस हुआ था। गार्डनर, मर्रे और विल्किंस तीन साझेदार फर्म में थे, जिसमें से साझेदार विल्किंस दिवालिया घोषित हुए। केस हुआ गार्डनर बनाम मर्रे, गार्डनर वर्सेस मर्रे के बीच में। तीन साझेदार फर्म में काम कर रहे थे, गार्डनर, मर्रे और विल्किंस। इसमें से विल्किंस साझेदार दिवालिया घोषित हुए। ये केस इंग्लैंड में हुआ और विल्किंस साझेदार जब दिवालिया हो गया तो बचे हुए जो दो साझेदार थे, गार्डनर और मर्रे, उनके बीच में विवाद हो गया, क्योंकि जब भी कोई साझेदार दिवालिया घोषित होता है तो उसकी हानि की पूर्ति शेष साझेदारों को करनी है। तो जब विल्किंस साझेदार दिवालिया घोषित हुआ तो दोनों के बीच में, गार्डनर और मर्रे के बीच में इस बात पर विवाद हुआ कि विल्किंस की हानि की पूर्ति किस अनुपात में की जाए। ऐसी स्थिति में यह मामला न्यायालय में पहुंचा और न्यायालय ने जो निर्णय दिया कि विल्किंस साझेदार की हानि की पूर्ति शेष साझेदार पूंजी के अनुपात में करेंगे। इस केस में जो निर्णय दिया गया, हानि की जो पूर्ति की जाएगी वो पूंजी के अनुपात में की जाएगी। पूंजी के अनुपात में हानि की पूर्ति करने की बात की गई। न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया कि जब भी कोई साझेदार दिवालिया घोषित होगा तो उस साझेदार की हानि की पूर्ति शेष साझेदार पूंजी के अनुपात में करेंगे। पूंजी, शेष साझेदारों का पूंजी का जो अनुपात, शेष साझेदारों का जो पूंजी खाते का जो शेष है वो क्रेडिट होना चाहिए। यहां पूंजी के अनुपात से तात्पर्य केवल पूंजी से नहीं है, कैपिटल के अलावा यदि कोई लाभ दे रखा है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और P&L, पूंजी में सामान्य संचय, जनरल रिजर्व का तात्पर्य, रिजर्व फंड संचय कोष, P&L अकाउंट दायित्व में दे रखा है, इसका अलावा क्रेडिट शेष है। ये सभी वितरित लाभ होते हैं, इनको पूंजी में जोड़ा जाएगा। पूंजी में जोड़ने के बाद जो पूंजी खाते का शेष आएगा, लेकिन यदि असेट्स में P&L अकाउंट दे रखा हो, संपत्ति साइड में अगर लाभ हानि खाता दे रखा है, इसका लाभ हानि की स्थिति है, उसे पूंजी में से घटाया जाएगा। तो पूंजी का तात्पर्य पूंजी में सामान्य संचय, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट, क्रेडिट शेष है, वो जोड़ने के बाद पूंजी, और यदि असेट्स में पूंजी दे रखी है,
असेट्स में लाभानी खाते का शेष दे रखा है तो उसे पूंजी में से घटाया जाएगा। उसके बाद जो पूंजी ज्ञात होगी उसे हम पूंजी अनुपात में काम लेंगे। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपकी निकली है कि जब भी कोई साझेदार दिवालिया घोषित होगा तो उस साझेदार की हानि की पूर्ति शेष साझेदार पूंजी के अनुपात में करेंगे। पूंजी अनुपात का तात्पर्य केवल पूंजी से नहीं है, पूंजी में अवितरित लाभों को जोड़ा जाएगा, हानि को घटाया जाएगा, उस अनुपात को काम में लिया जाएगा। इसके अलावा आगे ये बात आती है कि जब भी कोई साझेदार दिवालिया होगा तो ऐसी स्थिति में माना उदाहरण के लिए ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। बच्चों ध्यान देंगे, एक फर्म में ए, बी और सी तीन साझेदार हैं। उदाहरण के लिए सी साझेदार दिवालिया घोषित हो गया, तो सी साझेदार दिवालिया घोषित हो गया तो उसकी हानि की पूर्ति ए और बी को करनी होगी। इसके लिए हानि की पूर्ति शेष साझेदार करेंगे, पूंजी के अनुपात में करेंगे। जो प्रविष्टि बनाई जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल दिया का मतलब जो शेष साझेदार हैं जो हानि की पूर्ति करेंगे उनके खाते डेबिट किए जाएंगे क्योंकि उनसे हमको रुपए लेने हैं। और जो साझेदार इंसॉल्वेंट कैसे दिवालिया, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब दिवालिया साझेदार, उसके खाते में ये पैसा जमा होना चाहिए। मानो मैं ये कह रहा था आपको कि सी साझेदार दिवालिया घोषित हुआ है, तो इसका तात्पर्य आप देखेंगे कि ए और बी को उसकी हानि की पूर्ति करनी है। तो ए और बी जब हानि की पूर्ति करेंगे तो ऐसी स्थिति में ए के खाते को डेबिट करेंगे, एच कैपिटल अकाउंट दिया, बी पूर्ति करेगा, बीच कैपिटल अकाउंट दिया, और जो साझेदार दिवालिया घोषित हुआ है उसके खाते में ये रकम जमा होगी टू सीच कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग शेष साझेदार ए और बी उनसे रुपए लेने हानि की पूर्ति करेंगे वो, और सी साझेदार दिवालिया हुआ है तो सी के खाते में ये रकम जमा होगी और ये प्रविष्टि पूंजी के अनुपात में की है। किस अनुपात में? पूंजी के अनुपात में। तो ये आपके प्रविष्टि पूंजी खाते में आपके बनाई जाएगी। तो ए और बी के खाते से तो ये रकम माइनस होगी और सी के खाते में ये रकम आपकी जमा होगी। इसी बात को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से लेंगे। आप देखेंगे एक क्वेश्चन में पेज नंबर 177 पर राजस्थान बोर्ड की किताब में क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आपको ये बात दे रखी है,
एक फर्म का चिट्ठा आपको दिया हुआ है और उसमें 3 साझेदार हैं, राम, श्याम और मोहन। और राम, श्याम और मोहन 3 साझेदार, फर्म का विघटन हो गया। और फर्म का जब विघटन हो गया, मोहन दिवालिया हो गया। कौन सा साझेदार दिवालिया हुआ है? मोहन। मोहन दिवालिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में शेष साझेदार राम और श्याम मोहन की हानि की पूर्ति करेंगे। अब एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपको दी हुई है, वसूली खाता हमको तैयार करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, संपत्तियां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं, वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी वसूली खाता आपके बनाया जाएगा, सबसे पहले हम संपत्तियों को ट्रांसफर करेंगे। इसमें वसूली खाते में सबसे पहले आपके संपत्तियां हस्तांतरित की जाएंगी और संपत्तियों में आपको यह ध्यान रखना है, यदि संपत्ति साइड में कैश और बैंक का शेष दे रखा होगा तो उसे हम हस्तांतरित नहीं करेंगे। संपत्तियां ट्रांसफर करेंगे। आप देखेंगे बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले कैश एट बैंक दे रखा है, उसको हम छोड़ देंगे। कुछ संपत्तियां दे रखी हैं, डेटर्स, स्टॉक। आप देखिए डेटर्स 20,000 दे रखे हैं, स्टॉक 40,000 दे रखा है। तो सबसे पहले हम टू डेटर्स अकाउंट 20,000, टू स्टॉक अकाउंट 40,000। संपत्तियों का डेबिट शेष होता है, संपत्तियों को हम ट्रांसफर करेंगे। तो संपत्तियों को ट्रांसफर करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट DR टू असेट्स, डेबिट शेष होता है, क्रेडिट करेंगे। रियलाइजेशन में टू डेटर्स 20,000, टू स्टॉक अकाउंट आपने 40,000 लिखा। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन में मशीनरी दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और BR आपके 20,000 दे रखा है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और टू BR अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000 दे रखा है और टू BR आपके 20,000 दिए हुए हैं। ये हमने संपत्तियों को ट्रांसफर। आप देखिए बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दे रखा था। मैंने शुरुआत में आपसे कही कि कैश एट बैंक को ट्रांसफर इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि बैंक खाता अलग से बनाया जाएगा, उसमें शेष दिखाएंगे। तो डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी और BR इनका शेष हमने ट्रांसफर किया। बैलेंस शीट में असेट्स में आप देखेंगे कि मोहन का कैपिटल का शेष भी आपको दिया हुआ है, लेकिन मोहन का जो कैपिटल का शेष दे रखा है उसे हम संपत्ति साइड में दिया हुआ है, उसे जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो उसमें मोहन के पूंजी खाते का शेष आपको दिखाना है। तो संपत्तियों में मैंने दो चीजें छोड़ी, कैश एट बैंक अकाउंट बनाने के लिए काम में लिया जाएगा। इसके अलावा मोहन्स कैपिटल का शेष जब पार्टनर्स कैपिटल आपके बनाया जाएगा तो उसमें ये शेष काम। तो रियलाइजेशन DR टू असेट्स, संपत्तियों के नाम अलग अलग लेंगे। इसी तरह आप देखेंगे बैलेंस शीट में, आप ध्यान दीजिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप देखिए क्रेडिटर्स दे रखे हैं और क्रेडिटर्स जो दे रखे हैं वो 40,000 रुपए दे रखे हैं। दायित्वों का क्रेडिट शेष होता है,
डेबिट करेंगे उसको हस्तांतरित करने के लिए, तो जो प्रविष्टि बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 40। बच्चों आप ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के अलावा जनरल रिजर्व दे रखा है, सामान्य संचय, अवितरित लाभ, उसे हम वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं करेंगे क्योंकि वो लाभ है, लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में जमा होगा, इसलिए वसूली खाते में सामान्य संचय को हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसी तरह आप देखेंगे कैपिटल का जो शेष है, राम और श्याम की जो कैपिटल दे रखी है उसे हम पूंजी खाते में काम लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में केवल दायित्वों में बाई क्रेडिटर्स आपके ट्रांसफर करने की बात आपकी की गई है। अब आप देखिए, अब तक संपत्तियां हस्तांतरित हुई, दायित्वों को हस्तांतरित किया गया। अब आप देखेंगे कि संपत्तियां बेचने की बात होगी क्योंकि जब फर्म समाप्त हो रही है संपत्तियां बेची जाएंगी। संपत्तियां दो तरह से बेची जा सकती हैं, संपत्तियां नकद बेची जा सकती हैं। संपत्ति नकद बेची जाएंगी तो कैश आएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाई कैश में दिखाऊंगा। इसी तरह आप देखेंगे संपत्तियां कोई साझेदार लेगा, जो साझेदार लेगा उसके स्थान पर, कैश के स्थान पर उसके खाते को डेबिट किया जाएगा। आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि संपत्तियों से इस प्रकार वसूली हुई, देनदारों से आप देख रहे हैं 15,000 रुपए वसूल हुए हैं, किताब में गलत छपा हुआ है, आप देखें 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए ना होकर के ये रकम 15,000 की है क्योंकि 20,000 के देनदार थे, तो देनदारों से 15,000 वसूल हुए हैं, बीआर से 14,000 वसूल हुए हैं। तो बाई करके अपन लिखेंगे, तो बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट डेटर्स 15,000, देनदारों से जो वसूली दिखाई दे रही है वो 15,000। स्टॉक देखेंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी कितने में बेची गई है, प्लांट एंड मशीनरी। स्टॉक आप देखिए, स्टॉक जो उनको दे रखा है, स्टॉक आपके दिया हुआ है 32,000 रुपए में बेचा गया है और मशीनरी आपके 28,000 रुपए में आपके बेची गई है। स्टॉक 32,000, प्लांट एंड मशीनरी 28,000 और प्राप्त बिल बीआर जो दे रखते हैं जिनसे हमको वसूली हुई है बीआर से, आप देखेंगे बीआर से जो वसूली हुई है वो अमाउंट 14,000 रुपए है। तो ये संपत्तियों से नकद वसूली हुई है, तो बाई बैंक अकाउंट करके डेटर्स 32,000, डेटर्स 15,000, स्टॉक से 32,000 रुपए की वसूली हुई है, प्लांट एंड मशीनरी से 28,000 रुपए की वसूली हुई है, तो ये बीआर से 14,000 रुपए की वसूली हुई है। हम देख रहे हैं टोटल मिला करके आपके 89,000 की संपत्तियों को बेचने से प्राप्त। संपत्तियां जो पुस्तक मूल्य था उसको हस्तांतरित किया, पुस्तक मूल्य हस्तांतरित करने के बाद संपत्तियां बेची गई हैं और संपत्तियां जो बेची गई, जो हमको कैश प्राप्त हुआ, तो बाई बैंक करके 4 संपत्तियां बेची गई, उनको अपन ने देखा है। इसके अलावा आप देखेंगे लेनदार दायित्व के रूप में थे और लेनदारों को जो भुगतान करने की बात आपकी की गई है उसको भी हम देखने की बात आपकी करेंगे। लेनदारों का भुगतान कुछ नहीं लिखा हुआ, क्रेडिटर्स दे रखे थे आपको 40,000 रुपए। अब क्रेडिटर्स 40,000 रुपए के थे, क्वेश्चन में नहीं लिखा कि लेनदार को कितने रुपए चुकाए गए, नहीं दे रखा, फिर भी फर्म का समापन हुआ है और फर्म का समापन हुआ है तो लेनदारों को भुगतान किया जाएगा, लेनदारों को पुस्तक मूल्य पर ही
भुगतान करने की बात करें तो रिलेशन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स ध्यान दीजिए, लेनदार 40,000 रुपए के हस्तांतरित किए गए थे। लेनदारों को भुगतान करने की बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लिखी तो हमको भुगतान ही नहीं करना है। फर्म समाप्त हो रही है, दायित्वों का भुगतान तो करना ही करना है, चुकाने क्योंकि संपत्तियां बिक गई, अब दायित्वों का भुगतान करने की बात कर रहे हैं। तो रिलेशन अकाउंट में टू बैंक क्रेडिटर्स 40। इसके अलावा आप देखेंगे वसूली खर्चे दे रखे हैं कि समापन पर कुछ खर्चे हुए हैं और समापन पर जो खर्चे हुए हैं वो 5,000 रुपए हुए हैं। खर्चे हुए जैसे दायित्वों का भुगतान करने में हमारे पास से कैश जा रहा है तो रिलेशन डीआर टू बैंक, उसी तरह रिलेशन अकाउंट में समापन के खर्चे चुकाने में हमारे पास से कैश गया होगा टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेज 5। दायित्वों का भुगतान करें तो भी टू बैंक रिलेशन डीआर टू बैंक और समापन के खर्चे अगर चुकाए गए हैं तो टू बैंक एक्सपेंसेज 5,000 रुपए दिखाएं। ये बात आपके भी वसूली खाते हैं, इसका हम टोटल करें। हमेशा ये कहा जाता है कि वसूली खाता लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। इस खाते का क्रेडिट का योग अगर अधिक होगा डेबिट के योग से तो लाभ की स्थिति होगी, डेबिट का योग अगर अधिक है तो हानि की स्थिति होगी, जिसे लाभ या हानि जो भी ज्ञात होगी उसे हम साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित करेंगे। आप देखेंगे क्रेडिट में दो रकम है 89,000 और 40,000, तो कुल मिलाकर के 1,29,000 रुपए की रकम है क्रेडिट साइड में। मैं डेबिट साइड में अब देख रहा हूँ 20,000, 40 60,000, 40 1 लाख, 1,20,000, 40 1,60,000 और 5,000, 1,65,000 रुपए डेबिट का योग है। डेबिट का योग अधिक है, क्रेडिट में रकम कम है, वसूली खाता हानि प्रदर्शित करेगा। आगे के 1,65,000 रुपए की रकम है, 1,29,000 क्रेडिट की रकम है, 36,000 रुपए हानि ज्ञात होगी वसूली खाते से। और हानि के लिए साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट किए जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, जितने भी साझेदार हैं राम श्याम मोहन, उनके हानि के लिए उनको हम डेबिट करेंगे। तो राम डीआर, श्याम डीआर, मोहन डीआर टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाई करके आपके तीनों नाम आएंगे। अब इस 36,000 रुपए की हानि को हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में कोई अनुपात अगर दे रखा है तो वो आप देख रहे हैं तीनों साझेदारों का कोई लाभ हानि अनुपात क्वेश्चन में नहीं दे रखा, और जब तीनों साझेदारों का लाभ हानि अनुपात नहीं दिया हुआ तो इस हानि को साझेदार बराबर बांटेंगे। क्वेश्चन में अगर लाभ हानि अनुपात दे रखा है तो उस अनुपात में आपके लाभ हानि बांटा जाएगा। अगर कोई भी अनुपात नहीं दे रखा हो तो साझेदारों का लाभ हानि, जैसे इस क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ, इसमें साझेदार 3 हैं, लेकिन तीनों साझेदार किस अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे वो आपको नहीं दे रखा। तो ऐसी स्थिति में ये हानि बाय कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, आप देख रहे हैं ये लॉस 36,000 रुपए का जो लॉस है, 3 व्यक्तियों में राम श्याम और मोहन में 12,000 रुपए, राम 12,000, श्याम 12,000 और मोहन 12,000। तीनों की जो हानि है 36,000 रुपए
और दोनों तरफ का टोटल 1,65,000। डेबिट का योग अधिक था, क्रेडिट का योग आपके कम था। 36,000 रुपए की हानि हुई। तीनों साझेदारों ने बराबर बराबर, राम, श्याम और मोहन, तीनों साझेदार 12,000 रुपए की हानि के भागीदार। बच्चों कौन सा खाता तैयार किया हमने? वसूली, रियलाइजेशन। हमेशा आपको वसूली खाता बनाते समय ध्यान रखना है, संपत्तियां हस्तांतरित करनी है। पहला काम रियलाइजेशन दिया है, टू असेट्स, दायित्व ट्रांसफर करने, क्रेडिटर्स दिया है टू रियलाइजेशन में बाय क्रेडिटर्स। संपत्तियां बेचने की बात होगी हमेशा, कैश आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट दिया है टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखेंगे। दायित्वों का भुगतान करने की बात होगी, टू बैंक, पेमेंट हो रहा है। खर्चे चुकाए गए, टू बैंक। इस तरह आपके वसूली खाता आपके वसूली खाता बनाने के बाद साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऊपर हम हेडिंग डालेंगे साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर राम, श्याम और मोहन, तीन साझेदार हैं, राम, श्याम और मोहन। ये डेबिट साइड के लिए ये चीजें, ये कॉलम क्रेडिट साइड के लिए आप बनाएंगे, पर्टिकुलर राम, श्याम और मोहन। साझेदारों के पूंजी खाते बनाते समय सबसे पहले जो शुरुआत आप करेंगे, जितने साझेदारों के पूंजी खातों के शेष आपको दिए होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो बैलेंस शीट आपको दी हुई है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में राम और श्याम की पूंजी दे रखी है। लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट शेष, पूंजी खातों का राम और श्याम का शेष, क्रेडिट शेष दे रखा है, तो बाई बैलेंस बीडी आप देखिए क्वेश्चन में राम और श्याम की जो पूंजी दे रखी है 50,000 और 30,000 रुपए आपको दे रखे हैं, तो 50,000 रुपए राम के खाते में दोनों साइड में लिखेंगे क्रेडिट में, और श्याम की पूंजी 30,000 रुपए दे रखी है, तो बाई बैलेंस बीडी 30,000 रुपए लिखेंगे। तो क्रेडिट शेष दे रखा है, तो बाई बैलेंस बीडी 50,000 और 30। मोहन की पूंजी खाते का जो शेष दे रखा है वो संपत्ति साइड में दे रखा है, तो टू बैलेंस बीडी। आप देखिए बैलेंस शीट में सबसे नीचे संपत्ति साइड में मोहन की कैपिटल दे रखी है और वो आपको अमाउंट दिखाई देगी, 18,000 रुपए दे रखे हैं। डेबिट शेष है 18,000। पूंजी खाता मैंने बनाया, राम और श्याम की कैपिटल लायबिलिटी में दे रखी थी, क्रेडिट शेष था, तो बाई बैलेंस बीडी करके मैंने दिखाया 50,000 और 30,000। मोहन का पूंजी खाते का शेष डेबिट शेष दिया हुआ था, तो टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में आपके दिखाया गया।
इसके बाद में आप देखेंगे पूंजी खाते का शेष लिखने के बाद क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड या P&L जो कि है वितरित लाभ होते हैं अगर वो दे रखे हैं, मैं देख रहा हूं कि सामान्य संचय की राशि दे रखी है, लाभ है, जनरल रिजर्व साझेदारों के खाते में जमा होगा, तो बाई जनरल रिजर्व 30,000 रुपए के जनरल रिजर्व को 3 व्यक्तियों में 10,000, 10,000 और 10,000 सामान्य संचय जो दे रखा है 30,000 रुपए तीनों में व्यक्तियों में 10,000 रुपए उनके खातों में जमा किए जाएंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई जनरल रिजर्व लिखेंगे। आपके पास अभी वसूली खाता बना हुआ है। अब देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में हानि निकली थी और उस हानि को हमने साझेदारों के खाते में ट्रांसफर किया। रियलाइजेशन अकाउंट में बाई पार्टनर्स कैपिटल आया था, हानि के लिए साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट किए जाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, तो डेबिट में टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लॉस। 36,000 रुपए की हानि आई थी, 12,000 और 12, तीनों साझेदारों की हानि टू रियलाइजेशन 12,000, 12,000 और 12। अब हम ध्यान देंगे सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस क्वेश्चन की है, मोहन दिवालिया। कौन सा साझेदार दिवालिया घोषित किया गया है? मोहन। अब देखिए जो साझेदार मोहन दिवालिया घोषित हुआ उसकी लिखा है कि वो केवल 4,000 रुपए का भुगतान ही कर सका। मोहन के डेबिट में आप देखिए जो साझेदार दिवालिया होगा उसमें डेबिट शेष अधिक होगा, 18,000 और 12,000 30,000। आप देख रहे हैं क्रेडिट में केवल 10,000 रुपए की रकम, लेकिन वो 4,000 रुपए फर्म को भुगतान कर रहा है। इसका मतलब मोहन से जो साझेदार दिवालिया हुआ है उससे 4,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो 4,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो कैश या बैंक अकाउंट दिया टू मोहन। तो मोहन से जो रुपए 4,000 रुपए फर्म को प्राप्त हो रहे हैं मोहन के खाते में जमा लिखे जाएंगे, तो बाई बैंक अकाउंट 4,000। मोहन का हिसाब आप देखेंगे सबसे पहले जो साझेदार दिवालिया हुआ है 30,000 रुपए मोहन के डेबिट में आए, क्रेडिट में 4,000 रुपए लाने के बाद भी 14,000 रुपए हैं। इसका तात्पर्य मोहन 16,000 रुपए से दिवालिया माना जाएगा। कोई हमसे पूछे कि इस क्वेश्चन में मोहन कितने रुपए से दिवालिया हुआ, तो हम कहेंगे मोहन के डेबिट में 30,000 की रकम है, क्रेडिट में 4,000 रुपए लाने के बाद भी 14,000 रुपए की रकम है, मोहन 16,000 रुपए से दिवालिया है। और जो मोहन 16,000 रुपए से दिवालिया है उसकी हानि की पूर्ति शेष साझेदार का तात्पर्य यहाँ राम और श्याम से है। राम और श्याम उसके हानि की पूर्ति करेंगे 16,000 की। राम के खाते को डेबिट करोगे, श्याम के खाते को डेबिट करेंगे हम। राम्स कैपिटल अकाउंट दिया, श्याम्स कैपिटल अकाउंट दिया टू मोहन। 16,000 रुपए की जो रकम है तो डेबिट में टू मोहन, टू मोहन्स कैपिटल। अब ये बात आती है कि ये 16,000 रुपए की जो रकम है किस अनुपात में पूर्ति की जाएगी?
पूंजी अनुपात की बात की गई थी कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया था कि पूंजी अनुपात कर लो तो पूंजी 50,000 और 30,000 होना चाहिए। लेकिन यहां मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि पूंजी में अवितरित लाभ जोड़े जाएंगे। तो 50,000 राम की कैपिटल है, लेकिन लाभ के रूप में जनरल रिजर्व में 10,000 है, तो राम की पूंजी 50,000 ना होकर के 60,000 रुपए मानी जाएगी। तो राम की जो पूंजी है 60,000 और श्याम की जो पूंजी है वो 40 है। 6:4 मतलब 3:2 में पूंजी अनुपात 5:3 नहीं होगा। 50,000 में सामान्य संचय 10,000 जोड़ने के बाद 60,000, 30,000 में 10,000 रुपए जोड़ने के बाद 40,000, 6:4 3:2 3:2 में ये 16,000 रुपए की पूर्ति राम और श्याम करेंगे। 16,000 रुपए का 3/5 हिस्सा राम पूर्ति करेगा। 16,000 इंटू 3/5 9,600 रुपए की पूर्ति राम के द्वारा की जाएगी। 2/5 से आप निकालेंगे 6,400 रुपए की रकम निकलेगी। तो टू मोहन लिख करके 9,600 और 6,400 जो प्रविष्टि बनेगी, राम दिया 9,600, श्याम दिया 6,400, तो मोहन 16,000। अब जब हम इस एंट्री को मोहन के खाते में लिखेंगे तो बाई राम कैपिटल अमाउंट और बाई श्याम कैपिटल। मोहन के खाते में 9,600 और 6,400। जब ये 16,000 रुपए मोहन के खाते में जितने रुपए से मोहन दिवालिया हुआ था वो जब जमा हो जाएंगे तो आप देखेंगे मोहन का डेबिट का योग 30,000 और क्रेडिट का योग भी आपके 30,000। ध्यान दीजिए, मोहन के डेबिट में 30,000 की रकम थी, क्रेडिट में 14,000 रुपए की रकम थी। 16,000 रुपए से मोहन दिवालिया हुआ और जो मोहन 16,000 रुपए से दिवालिया हुआ उसकी पूर्ति पूंजी अनुपात में 3:2 में 16,000 रुपए की पूर्ति की गई। तो 16,000 रुपए का 3/5 हिस्सा 9,600 और 2/5 हिस्सा 6,400। तो ये आपके रकम आपके लिखी गई। तो इसके बाद में हम जो शेष साझेदार हैं जिनको हम साहूकार साझेदार कहते हैं उनके खातों का योग किया जाएगा। क्रेडिट में मैं देख रहा हूं 60,000 रुपए की रकम आपके आई। डेबिट में 21,600 रुपए की रकम है। तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट 60,000 में से हम 21,600 जब घटाएंगे 38,400 रुपए का भुगतान राम को किया जाएगा। फर्म की ओर से, क्योंकि राम का क्रेडिट का योग अधिक है, डेबिट में रकम कम है, तो राम को 38,400 रुपए का आपके भुगतान किया जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे श्याम का जो टोटल है 40,000 है। डेबिट में 18,400 रुपए की रकम है। 21,600 रुपए का भुगतान श्याम को किया जाएगा। इस तरह आपका साझेदारों का पूंजी खाता तैयार होगा। आप अगर पूरा पूंजी खाता देखें, हमेशा जब भी पूंजी खाता बनाएंगे
पूंजी खातों के शेष दिखाने हैं। क्रेडिट शेष है तो बाई बैलेंस बीडी करके लिखना आप लोगों को। मोहन का शेष डेबिट शेष दिया हुआ था, संपत्ति साइड में मोहन का शेष था, तो बैलेंस बीडी करके लिखा था मैं। जनरल रिजर्व वितरित लाभ होते हैं, 30,000 का लाभ दे रखा था, अनुपात नहीं दिया हुआ, इसलिए 30,000 रुपए के लाभ को बराबर बराबर हमने बांटा, तो 10,000 रुपए। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है आपको कि मोहन दिवालिया हुआ। अब मोहन दिवालिया हुआ, मोहन के द्वारा 4,000 रुपए का भुगतान किया गया। अब मोहन के द्वारा 4,000 का भुगतान किया गया है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू मोहन, तो मोहन के खाते में हम बाई बैंक लिखेंगे 4। मोहन के 30,000 रुपए में से 14,000 रुपए घटाने के बाद आप देखेंगे कि ये जो रकम है ये हमने दिखाई है। तो इस तरह आपके 16,000 रुपए से मोहन आपकी दिवालिया हुआ था और उसकी पूर्ति रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट किया गया। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डीआर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। ये जो एंट्री आपकी आई है, राम से पैसे लेने, राम को डीआर किया, श्याम का खाता डेबिट करेंगे और ये रकम 16,000 रुपए की रकम मोहन के खाते में जमा होनी है, तो टू मोहन लिख करके 9,600 और 6,400 से साझेदार का क्रेडिट का योग है अधिक फर्म के द्वारा भुगतान। रिलेशन अकाउंट बना, साझेदारों के पूंजी खाते आपके बने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कहीं ना कहीं हुई। अब हम लास्ट में बैंक खाता बनाएंगे। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट में प्राप्तियां दिखाई जाती हैं और क्रेडिट में भुगतान दिखाए जाते हैं। बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट में भी जिस तरह पूंजी खाता बनाया था, तो पूंजी खाते का शेष लिखा था हमने, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। संपत्ति साइड में आप देखेंगे सबसे पहले कैश एट बैंक ही आपको दिया हुआ है और कैश एट बैंक में आप देखेंगे कि जो रकम हमको दी हुई है वो 12,000 रुपए की रकम दे रखी है। संपत्तियों का डेबिट शेष होता है टू बैलेंस बीडी। बैंक का शेष टू बैलेंस बीडी लिख दिया। उसके बाद आपके पास रिलेशन अकाउंट बना हुआ है और रिलेशन अकाउंट जो बना हुआ है उसमें हम ये देखेंगे कि डेबिट में जो भुगतान किए गए हैं टू बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट में प्राप्तियां डेबिट में आएंगी तो भुगतान आपके क्रेडिट में आएंगे। भुगतान लेनदारों को भुगतान किया गया था 40,000 रुपए का और आप देखें समापन के जो खर्चे हुए थे वो 5,000 रुपए के हुए थे। रिलायंस में टू बैंक आया था तो बैंक अकाउंट में बाई रिलायंस क्रेडिटर्स बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 5,000 का भुगतान किया गया था, ये बाय रियलाइजेशन 5,000 लिखी। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे रियलाइजेशन में टू बैंक आया था तो बैंक अकाउंट में बाय करके लिखेंगे। प्राप्तियां थी तो बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन आ जाएगा। असेट्स, इसके बाद में आप पार्टनर्स कैपिटल में से जहां पर भी बाय बैंक या टू बैंक आया है वो प्रविष्टियां आपके और आ जाएंगी। इस तरह आप इस क्वेश्चन में बैंक खाते को तैयार
याद कर सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। बैंक अकाउंट का जो बचा हुआ जो हिस्सा है, पार्टनर्स कैपिटल में जो बाई बैंक लिखा था तो बैंक अकाउंट में टू मोहन करके दिखाओगे, और पार्टनर्स कैपिटल में राम और श्याम में टू बैंक आया था तो बैंक में बाई राम और श्याम। इस तरह इसका टोटल अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो बच्चों आज अपन ने गार्डनर बनाम मर्रे के बारे में पढ़ा। तो ये अपना टॉपिक आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद।